Hello everyone, welcome back to GTN classes. This is Saida Khaldanuri and we are doing our chapter 6 that is molecular inheritance and it's from class 12 of course. तो अभी तक जो हम लोग ने जितने वीडियो लेक्चर्स कवर किए हैं उसमें हम लोगों ने डीएनए का स्ट्रक्चर, व्हाई डीएनए इज मोर प्रेफर्ड जेनेटिक मटेरियल ओवर आरएनए, डीएनए की डिस्कवरी कैसे हुई, ये सारी चीजों को हम लोगों ने देख लिया। एंड हम लोगों ने सेंट्रल डोग्मा भी देखा था विच वाज प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक। तो सेंट्रल डोग्मा में ही हम लोगों ने ये सीख लिया था कि दैट डीएनए आर एबल टू रेप्लिकेट ऑन देयर ओन सेल्फ एंड डीएनए से फिर आरएनए का फॉर्मेशन होता है और आरएनए से प्रोटीन का होता है। तो अब हम उन प्रोसेसेस को पढ़ने पर आ चुके हैं। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए ऐसा नहीं था कि कोई अलग से कोई आया और उसने बताया कि डीएनए आर एबल टू रेप्लिकेट। ये जब फ्रांसिस क्रिक एंड जेम्स वॉटसन, दैट इज वॉटसन एंड क्रिक, उन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रपोज किया था फॉर डीएनए। एट द सेम टाइम उन्होंने ये चीज क्लियर कर दी थी दैट डीएनए आर एबल टू रेप्लिकेट ऑन देयर ओन। ओके, ये चीज क्लियर है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन किसी और ने नहीं बल्कि जेम्स वाटसन एंड आपके फ्रांसिस क्रिक का जब डिस्कवरी था, इनकी जो डिस्कवरी हुई थी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की, उसी में इन्होंने ये क्लियर कर दिया था दैट डीएनए आर एबल टू रेप्लिकेट। और जब इन्होंने एक्चुअल में रेप्लिकेशन के बारे में बताया था तो इन्होंने ये चीज बताई थी कि हमने ये पढ़ा है दैट डीएनए आर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इनका ही जो स्ट्रक्चर था जिसमें से आप एक की अगर पोलैरिटी 3' 5 करते हो तो दूसरे को आप 5' 3 करते हो। दैट इज जो डीएनए होते हैं वो उनके जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में एंटी पैरेलल होती हैं एंड कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं एंड हेलिकल होती हैं, एक दूसरे मतलब हेलिक्स बना के एक दूसरे से अटैच रहती हैं। ये हम लोग ने पीछे पढ़ा था, इनके ही मॉडल में पढ़ा था। इन्होंने इसी मॉडल के बेसिस पे ये बताया था कि इन दोनों स्ट्रैंड में बोथ द स्ट्रैंड्स यूजुअली करते क्या हैं, ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट कर जाते हैं इस तरह से। मान लो ये तुम्हारा 3' है तो ये 5' हुआ, तो आपको पता है ये 5' और 3' हो जाएगा। तो इन्होंने ये क्लियर बताया कि दैट डीएनए जो होते हैं उनके हेलिक्स आपस में अलग हो जाते हैं एंड अलग होने के बाद इसके ऊपर एक नया सिंथेसिस हो जाएगा एंड इसके ऊपर एक नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो जाएगी। समझ में आया? इन लोगों के अकॉर्डिंग क्या था कि जो ये दोनों स्ट्रैंड्स हैं पहले वो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे एंड दोनों पर नया नया एक फ्रेश स्ट्रैंड आ जाएगा। एंड हमेशा जो भी नया फ्रेश स्ट्रैंड आएगा वो कैसा रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा एंड एंटी पैरेलल रहेगा। ठीक है, इस तरह से। तो इन्होंने बोला, अब आप यहाँ खुद देखो ये क्या है, अगर जैसे मान लो इसको हम बोलते हैं ये ओरिजिनल था तो इसको हमने पेरेंटल बोला कि ये हमारा क्या है, पेरेंटल स्ट्रैंड है। ये पेरेंटल स्ट्रैंड से हमें न्यू स्ट्रैंड चाहिए या नया डीएनए चाहिए, या इसको पेरेंटल स्ट्रैंड नहीं, इसको हम पेरेंटल डीएनए बोलते हैं। ये हमारा पेरेंटल डीएनए है। अब ये पेरेंटल डीएनए से हमें न्यू डीएनए चाहिए था तो यहाँ रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन होने के बाद हमें न्यू डीएनए मिलता है। तो रेप्लिकेशन जब होता है तो उसमें पहले क्या होता है, दोनों हेलिक्स सेपरेट कर गया और दोनों हेलिक्स जब सेपरेट करेंगे तो जैसे यहाँ जो आपका हुआ है 3 से 5', तो इस केस में आपका ये वाला जो रहेगा इसको आप क्या बोलोगे, ये पेरेंटल स्ट्रैंड है। और इस पेरेंटल स्ट्रैंड की जो भी बेस पेयर्स है उसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्रली एक नया स्ट्रैंड आया तो वो आपका न्यू स्ट्रैंड हो जाएगा। एंड सेम केस आपके इस स्ट्रैंड के साथ भी है। तो इससे ये पता चला कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और जो नया डीएनए बनता है उसमें एक स्ट्रैंड पेरेंटल डीएनए से या पेरेंटल स्ट्रैंड रहता है एंड जो दूसरा स्ट्रैंड होता है वो नया स्ट्रैंड रहता है। तो इससे इन्होंने एक टर्म दिया कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो ये रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। देखो कंजर्वेटिव मतलब क्या होता है, जो चीज इनिशियल थी वही चीज फाइनल थी। अगर हम बोल रहे हैं कोई चीज कंजर्वेटिव है तो आप बोलोगे जो इनिशियल है वही फाइनल है। जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो उसमें क्या कहते हो, टोटल एनर्जी जो रहती है इनिशियली वो बराबर रहती है टोटल एनर्जी के जो कि फाइनल पे है, फाइनल सिस्टम पे। इसी तरह से यहाँ पास भी है। अगर ये फुली सेमी कंजर्वेटिव ना हो बल्कि फुली कंजर्वेटिव होता तो उसका मतलब क्या होता, जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वही आपका नया, दोनों स्ट्रैंड भी वही रहता, पेरेंटल स्ट्रैंड ही रहता। बट इन्होंने बोला सेमी कंजर्वेटिव है। तो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ये हुआ कि एक स्ट्रैंड पुराना था और एक स्ट्रैंड नया आ गया। तो इन्होंने अपनी थ्योरी जब इन्होंने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर दिया था उसी पे ये बता दिया था, उसी टाइम ये क्लियर हो गया था।
क्लियरेंस के बाद अब आती है प्रूफ करने की बारी। तो इसको प्रूफ कैसे किया गया? तो इसको प्रूफ करने के लिए एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया गया मेसेल्सन एंड स्टैल का। तो वो एक्सपेरिमेंट हम अब पढ़ेंगे। डीएनए का एप्लीकेशन क्या है? सेमी कंजर्वेटिव है। इसको प्रूफ करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किए वो थे मेसेल्सन एंड स्टैल। ये दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं, दोनों ने कोलैबोरेशन में काम किया। तो इन लोगों ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया? इन लोगों ने अपना एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया इकोलाई बैक्टीरिया को। ठीक, इकोलाई को चूज किया और इन्होंने कहा कि हम इकोलाई को क्या करेंगे? ग्रो कराएंगे। किस पे ग्रो कराएंगे? एक ऐसे कल्चर मीडियम पे ग्रो कराएंगे जिसमें जो नाइट्रोजन का सोर्स है वो क्या रहेगा? अमोनियम क्लोराइड रहेगा। अमोनियम क्लोराइड यूज किया और यहाँ पे इन्होंने जो नाइट्रोजन का आइसोटोप यूज किया वो हेवी आइसोटोप यूज किया, दैट इज 15 नाइट्रोजन आइसोटोप यूज किया। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप मौजूद हैं। तो नाइट्रोजन भी उनमें से एक है, इसका भी आइसोटोप मौजूद है। इनिशियली आप बोलते हो कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो क्या है? 14 है, लेकिन नाइट्रोजन का हेवियर एटॉमिक मास भी एग्जिस्ट करता है, दैट इज 15। तो ये क्या हुआ? हेवी आइसोटोप हुआ। तो मेसेल्सन एंड स्टैल ने जब इकोलाई बैक्टीरिया को अपना एक्सपेरिमेंट में लिया तो उन्होंने क्या किया? इकोलाई बैक्टीरिया की कल्चरिंग कराई एंड वो जिस मीडियम में उन्होंने उसकी कल्चरिंग कराया था, तो उस मीडियम में नाइट्रोजन उनको चाहिए जब उनका डेवलपमेंट होगा। तो फॉर देयर डेवलपमेंट नाइट्रोजन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन क्या है? डीएनए का कंपोनेंट है, नाइट्रोजन बेस बनाएगा। तो क्योंकि इन्हें नाइट्रोजन की जरूरत है, तो नाइट्रोजन का सोर्स क्या लिया उन्होंने? अमोनियम क्लोराइड लिया। एंड इस अमोनियम क्लोराइड ने इन्होंने हैवी अमोनियम क्लोराइड लिया, ठीक है, 15 नाइट्रोजन का। इसको जब इन्होंने ग्रो कराया तो जाहिर सी बात है बहुत सारे मतलब इनकी जनरेशन आई होंगी और अल्टीमेटली एक ऐसा टाइम आया होगा यहाँ पास कि ये जो हैवी नाइट्रोजन है कंप्लीटली इस इकोलाई के अंदर एक्यूमुलेट कर गया होगा। और एक्यूमुलेशन के बाद क्या हुआ होगा कि उसके डीएनए में भी हैवी नाइट्रोजन एक्यूमुलेट कर गया होगा एंड अल्टीमेटली उनका जो डीएनए होगा वो कैसा हो गया होगा? हेवी डीएनए हो गया होगा। ठीक, तो यहाँ इनको जो डीएनए मिला ये कैसा मिला? हेवी डीएनए। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इस तरह से हेवी वाले डीएनए पे 15 लिख देंगे, क्योंकि कलर वाला यूज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लास्ट वीडियो में हमने ट्राई किया था, बट मे बी बिकॉज ऑफ द कैमरा क्वालिटी इतना क्लियरेंस कलर से नहीं हो रहा था, तो हम लोग उसको 15 लिख देंगे। यहाँ 15 लिखने का मतलब है कि ये स्ट्रैंड में 15 नाइट्रोजन मौजूद है, हैवी स्ट्रैंड है, एंड इस वाले स्ट्रैंड में भी हैवी स्ट्रैंड है। ऐसा इन्होंने किया। उसके बाद जब उन्हें इस तरह का इकोलाई मिल गया, मतलब इस तरह की इकोलाई की कॉलोनीज मिल गई, इन्होंने इस कॉलोनी को फिर शिफ्ट कर दिया। अब कहाँ शिफ्ट कर दिया? अब इन्होंने इसको शिफ्ट कर दिया एक दूसरे कल्चर मीडियम में, और उस कल्चर मीडियम में भी नाइट्रोजन का सोर्स उन्होंने अमोनियम क्लोराइड ही रखा। बट अब उन्होंने कैसा अमोनियम क्लोराइड लिया? लाइट वाला, मतलब नाइट्रोजन का जो N14 आइसोटोप होता है उसको कंसिडर किया। ठीक, ये लिया। इन्होंने क्यों चूज किया हेवी नाइट्रोजन एंड लाइट नाइट्रोजन? क्योंकि देखो, हेवी नाइट्रोजन एंड लाइट नाइट्रोजन का जो भी मटेरियल है उसको सेपरेट करना आसान होता है। मतलब अगर आपके सामने एक हेवी डीएनए है और एक लाइट डीएनए, तो उनको सेपरेट करना इजी होता है। उनके सेपरेशन के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन यूज किया जाता है। तो इनका सेंट्रीफ्यूगेशन कराया जाता है सीजियम क्लोराइड में। सीजियम क्लोराइड में इनका सेंट्रीफ्यूगेशन कराया जाता है। तो डेंसिटी के बेसिस पे, क्योंकि ये ज्यादा डेंसर होता है, तो डेंसिटी के बेसिस पे इन दोनों को सेपरेट करना इजी होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? अब इन्होंने पहले तो क्या किया, इकोलाई में हेवी स्ट्रैंड्स बना लिए, उसके बाद इसको शिफ्ट कर दिया इसमें। अब इकोलाई की ग्रोथ कहाँ हो रही है? इसमें हो रही है। ये कैसा इकोलाई है? अभी हेवी स्ट्रैंड्स वाली इकोलाई है। उसके बाद इन्होंने 20-20 मिनट्स के गैप पर जनरेशन ली। तो यहाँ इनको जनरेशन 1 मिली, उसके बाद इन्होंने 20 मिनट्स गैप पे फिर दूसरी जनरेशन ली, इनको जनरेशन 2 मिली। उसी तरह से इन्होंने आगे मतलब 20-20 मिनट्स के गैप पे इन्होंने जनरेशन ये देखते चले गए। और ये जनरेशन जो थी, इनको देखने के बाद ये क्लियर हो पाया था
कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है। कैसे क्लियर हो पाया था? देखो यहाँ क्या हुआ था, हमें ये देखना है। मैं इसे मिटा देती हूँ ताकि ये डायग्राम एक यूनिफॉर्म डायग्राम बने। पहले उन्होंने क्या किया था, हैवी नाइट्रोजन में ग्रो करा लिया। हैवी नाइट्रोजन में ग्रो कराने के बावजूद उसकी वजह से क्या हुआ, इनका जो डीएनए था वो हैवी डीएनए हो गया था, दोनों स्ट्रैंड में हैवी वाले नाइट्रोजन मौजूद थे। फिर इसकी शिफ्टिंग किसमें करा दी थी इन्होंने, अमोनियम क्लोराइड के दूसरे मीडियम में, जहां पास नाइट्रोजन का कौन सा आइसोटोप था, लाइटर आइसोटोप था। और फिर 20-20 मिनट्स के गैप इन्होंने जनरेशन ली। अब 20 मिनट्स का गैप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि लेबोरेटरी में जो लाइफ साइकिल होती है इकोलाई की वो 20 मिनट्स की रहती है। ऐसे इनिशियली शायद 80 मिनट्स की है या उससे थोड़ी कम है, बट 20 मिनट्स उनकी लेबोरेटरी में अंडर कंट्रोल कंडीशंस उनकी जो लाइफ साइकिल है वो 20 मिनट्स के अराउंड होती है। 20 मिनट्स अराउंड मतलब ये है यहाँ कहने का कि एवरी 20 मिनट्स पे इनमें डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, इनका सेलुलर डिवीजन होगा। ठीक है, तो 20 मिनट्स बाद उन्होंने ये देखा कि भाई रेप्लिकेशन होगा तो 2 डीएनए अब हमारे पास हो जाएंगे। तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो वेरी फर्स्ट जनरेशन मिली हमें 20 मिनट्स के बाद, तो उसमें जो स्ट्रैंड्स थे वो मिक्स स्ट्रैंड से, मिक्स स्ट्रैंड कहने का मतलब हाइब्रिड थे। दो स्ट्रैंड मिले, सेल मान लो ये सेल के अंदर हो रहा है, सेल का डिवीजन हुआ, सेल का डिवीजन हुआ, सेल के अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ। जब न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा था तो डीएनए का हुआ ही होगा, तो ये दोनों डीएनए अलग अलग हो गए। अच्छा ये अलग हो गए, अब इन दोनों डीएनए की जब स्टडी की गई तो पता चला कि इस डीएनए में जो दो स्ट्रैंड है, एक हेवी स्ट्रैंड था और एक लाइट स्ट्रैंड था। सेम सेंस यहाँ भी था, एक हेवी था और एक लाइट था। तो इन्होंने बोला कि आपको जो फर्स्ट जनरेशन मिलेगी उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिड डीएनए मिलेंगे। और फिर इन्होंने नेक्स्ट 20 मिनट्स के बाद एक और ऑब्जर्वेशन देखी, तो अब उन्होंने देखा कि यहाँ पास मिक्सचर मिला था आपको हाइब्रिड का एंड नॉर्मल डीएनए का, ये लाइट डीएनए का। ठीक, फर्स्ट वन को क्या मिला, हाइब्रिड डीएनए मिला। एंड आफ्टर नेक्स्ट जनरेशन, मतलब फर्स्ट जनरेशन के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन ऑब्जर्व की, उसमें उसमें इन्होंने देखा कि यहाँ पर जो इनको डीएनए मिले वो कैसे मिले। इसमें इनको क्या मिला कि नॉर्मल डीएनए मतलब लाइटर डीएनए 14 स्ट्रैंड्स के ही डीएनए मिले। इसमें इनको दूसरा वाला कैसा मिला, एक 15 था एक 14 था, मतलब हाइब्रिड डीएनए मिला। इसमें क्या था, नॉर्मल था, इसमें क्या था, हाइब्रिड था। तो यहाँ पास इनको 50% हाइब्रिड डीएनए मिल रहे थे एंड 50% इनको नॉर्मल या आप लाइट बोलो, लाइट डीएनए मिल रहा था। तो इन सारे डीएनए को सेपरेट कैसे किया होगा, वही सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से, सीजियम क्लोराइड के प्रेजेंस में। तो इन्होंने इससे ये कंक्लूड किया कि इनिशियली हुआ क्या होगा, जब ये स्ट्रैंड से आपका मतलब 20 मिनट्स के बाद जब डीएनए रेप्लिकेशन हुआ होगा तो ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हुए होंगे इस तरह से। ये आपका मान लो ऊपर वाला स्ट्रैंड है, ये नीचे वाला स्ट्रैंड है, इस तरह से दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गए होंगे। और फिर उसके बाद एक स्ट्रैंड पर नया दूसरा स्ट्रैंड और दूसरा पुराना वाला, जैसे ये वाला स्ट्रैंड है तो इस वाले स्ट्रैंड पे आपका नया स्ट्रैंड बना जो कि 14 होगा। क्यों, क्योंकि अभी ग्रोथ कहाँ हो रही है, अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में ही हो रही है। बट कैसा अमोनियम क्लोराइड था, लाइटर वन था। और इसमें क्या था, नीचे वाले पे 15 इनकी इनिशियली पुराना जो था और 14 इनका जो नया स्ट्रैंड बन के आ गया था, तो हाइब्रिड डीएनए हुआ। उसी तरह से उन्होंने जब नेक्स्ट देखा तो क्या हुआ होगा, इसमें डिवीजन हुआ होगा। तो इसमें आपको एक जो ऊपर वाला डीएनए है ये वाला, एक तो आपका हो गया होगा 15, एक आपका हो गया होगा, मान लो ये 15 है तो ये आपका 14 हुआ होगा, ऊपर वाला हो गया। उसी तरह से इसको भी इन्होंने अलग किया होगा, ये वाला 15 होगा तो एक और मिला होगा, वो क्या होगा आपका 14 होगा। इन दोनों का मैंने ऐसे अलग किया, टोटल 4 हुए।
तो उसमें क्या हुआ, इस 15 वाले पे, क्योंकि अभी भी ग्रोथ कहाँ हो रही है, वही लाइटर अमोनियम क्लोराइड में हो रही है, तो इस 15 वाले पे क्या हुआ होगा, आपका लाइटर वाला 14 आके अटैच किया होगा, इस 14 पे क्या हुआ होगा, नया 14 वाला अटैच किया होगा, इस 15 पे क्या हुआ होगा, लाइटर 14 अटैच किया होगा, एंड इस वाले 14 पे नया वाला 14 अटैच कर गया होगा। तो इससे ये क्लियरेंस हुआ कि जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो उसमें एक स्ट्रैंड पैरेंटल स्ट्रैंड ही रहता है और एक स्ट्रैंड नया स्ट्रैंड बनकर जुड़ जाता है। तो इससे, इस एक्सपेरिमेंट से, मेसेल्सन स्टाइल के इस एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हो गया दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। तो आपका जो रेप्लिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, तो उसमें पहला तो यही था कि रेप्लिकेशन बताया किसने कि डीएनए रेप्लिकेट करता है, तो हमको पता चल गया वॉटसन एंड क्रिक ने बताया। फिर कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है, अच्छा क्यों होता है उसको हमने समझा। उसके बाद अगर है ऐसा तो उसको प्रूफ कैसे आप करेंगे, तो उसके प्रूफ के लिए हमने ये एक्सपेरिमेंट भी पढ़ लिया। तो ये तो क्लियर हो गया कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव ही होता है। अब हमको देखना है कि एक्चुअल में इनका रेप्लिकेशन होता कैसे है। अच्छा, जो ये एक्सपेरिमेंट हम लोग ने अभी पढ़ा है, ई कोलाई के ऊपर जो कराया गया था, देखो ई कोलाई क्या है भाई, बैक्टीरिया है। तो जैसा प्रोकैरियोट में है उसी तरह का मैकेनिज्म आपके यूकैरियोट्स में भी देखने को मिलता है। बस फर्क इतना है कि प्रोकैरियोट्स में थोड़ा सिंपल रहता है ये, बट यूकैरियोट में थोड़ा कॉम्प्लेक्स और होता है, वहां पास कई सारे एंजाइम्स यूज हो जाते हैं, यहाँ थोड़ी बहुत एंजाइम्स में काम हो जाता है। पहला ये। दूसरा ये रहता है कि आपको क्लियरली पता है कि जैसे अगर हम यूकैरियोट की बात करेंगे तो उसका सेल होगा, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के अंदर आपका क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम के ऊपर आपके डीएनए मौजूद होंगे, ऐसा होता है। अच्छा ठीक है, हमने सेलुलर डिवीजन चैप्टर पढ़ा है, तो हमें पता है कि जो एस फेज होता है, एस फेज में ही डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि जो एस फेज होता है सेलुलर साइकिल का, उसी एस फेज के टाइम पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। अगर सब कुछ नॉर्मल हुआ, दैट मीन्स कि एस फेज नॉर्मल चला, और एस फेज के बाद, एस फेज कंप्लीट होने के बाद आपका जो एम फेज होता है, दैट इज माइटोटिक फेज या मियोसिस फेज। अगर हम जनरली माइटोटिक की बात करेंगे, तो अगर इनका नॉर्मली एस फेज कंप्लीट होने के बाद इनका कंप्लीट माइटोटिक फेज हुआ, और माइटोटिक फेज होने के बाद इनकी साइटोकाइनेसिस अगर हुई प्रॉपर तरीके से, तब तो सब ठीक है। लेकिन अगर मान लो एस फेज कंप्लीट हो गया, डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, मगर एम फेज आया ही नहीं, मियोसिस माइटोसिस हुई ही नहीं, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ ही नहीं, तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली इसके इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा। इनिशियली अगर 2n डीएनए है तो एस फेज के बाद 4n डीएनए हो जाएगा। और अगर माइटोसिस नहीं होगा तो यहाँ पर दो न्यूक्लियस अलग होंगे नहीं। जब अलग नहीं होंगे तो हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम्स का नंबर डबल हो गया। और इसको हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, क्रोमोसोमल एब्रिवेशन है ये, जिसको हम एन्यूप्लॉइडी या सॉरी पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पास कंप्लीटली जस्ट डबल सेट हो जाता है, जैसे क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। ठीक, एक चीज ये भी हमने देख ली। ये जो एक्सपेरिमेंट था, सेम एक्सपेरिमेंट एक और साइंटिस्ट है उन्होंने कराया था, टेलर साइंटिस्ट ने, टेलर अलॉन्ग विद हिज कलीग्स, इन्होंने भी ये इसी तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट लिया था, जिससे उन्होंने प्रूव किया था कि हाँ भाई डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव ही होता है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया किस पे था, उन्होंने किया था वीसिया फाबा पे। फाबा बीन्स, मतलब इसका साइंटिफिक नेम वीसिया फाबा है। फाबा बीन्स पर उन्होंने किया, इन्होंने क्या यूज किया था, जैसे कि मेसेल्सन स्टाइल ने यूज किया था हेवी नाइट्रोजन आइसोटोप, इन्होंने यूज किया था रेडियो एक्टिव थायमिडीन, रेडियो एक्टिव थाइमीन यूज किया था। अब रेडियो एक्टिव थाइमीन उन्होंने यूज किया होगा, तो यहीं से आप इसको समझ लो कि इनिशियली आपका वेसिया फाबा रहा होगा, उसमें रेडियो एक्टिव थाइमीन डाल दिया गया होगा, तो इनका जो डीएनए होगा अब ओरिजिनली वो कैसा हो गया, दोनों का दोनों रेडियो एक्टिव हो गया। अब इन दोनों रेडियो एक्टिव डीएनए की इन्होंने फिर से क्या कराई होगी, इसकी जो भी लाइफ साइकिल हो उसके अकॉर्डिंग इसका जब फिर से रेप्लिकेशन हुआ होगा, तो जो नया स्ट्रैंड आएगा वो कैसा रहेगा, एक उसमें आपका रेडियो एक्टिव रहेगा और एक आपका नॉर्मल रहेगा, हाइब्रिड मिलेगा। नेक्स्ट लेंगे तो उसमें क्या रहेगी, आपके दो स्ट्रैंड्स हाइब्रिड रहेंगे, नॉर्मल और रेडियो एक्टिव के, और दो स्ट्रैंड्स आपके नॉर्मल के ही सिर्फ रहेंगे। तो उन्होंने भी इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि हाँ डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। हमने ये पढ़ लिया कि डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे, मतलब कैसा उसका नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा है। अब एक्चुअल में ये प्रोसेस कैसे चलता है हमें ये देखना है।
तो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो हमें जाहिर सी बात है बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। एंड ये जहाँ जो भी एंजाइम्स यूज होती हैं वो हाईली एक्यूरेसी वाली एंजाइम्स होती हैं। हाईली एक्यूरेसी मतलब जरा सा भी उनके काम में गड़बड़ी नहीं होनी है, क्योंकि बात ये है कि ये जो एंजाइम्स हैं वो क्या कर रहे हैं भाई, वो डीएनए को रेप्लिकेट करवा रहे हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। और डीएनए में अगर थोड़ा सा भी चेंज आया, चेंज आने का मतलब म्यूटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जितने भी एंजाइम्स यूज होती हैं वो हाई डिग्री एक्यूरेसी वाली एंजाइम्स यूज होती हैं। तो बेसिकली जो आपको पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि डीएनए रेप्लिकेशन में जो मोस्ट फेमस एंजाइम इस्तेमाल होती है, यूज होती है, एंजाइम मशीनरी जिसे आप पढ़ोगे अपने बुक्स में अगर लिखा होगा, तो वो आपकी होती है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इस नाम से अगर आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर अच्छे से पढ़ा था 11th में, तो इस नाम से ही आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ जो मोस्ट फेमस प्राइमरी एंजाइम यूज होती है वो कौन सी होती है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट मतलब एक ऐसी एंजाइम जो डीएनए के ऊपर डिपेंड करेगी, विच मीन्स कि वो डीएनए को ही अपना सबस्ट्रेट के जैसा मानेगी, या डीएनए के किसी पार्ट को अपना सबस्ट्रेट जैसा मानेगी। एंड ये जो रहेगा इस ये क्या है, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए का पॉलीमराइजेशन करेगी, मतलब डीएनए की चेन को पॉलीमराइज करेगी। डीएनए क्या एक पॉलीमर है, किससे बना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना है, तो कई सारे न्यूक्लियोटाइड जोड़ से चले जाएंगे तो पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। तो एंजाइम का नाम क्या पड़ गया, पॉलीमरेज। अब क्योंकि डीएनए का हो रहा है तो डीएनए पॉलीमरेज। तो ये नाम अपने आप को एक्सप्लेन कर देता है। एंजाइम्स के जो नेम होते हैं वो अपने आप में ही खुद को एक्सप्लेन कर देता है। यहाँ और भी एंजाइम्स यूज होंगी, एक आपका यहाँ यूज होगा डीएनए लाइगेस। वैसे देखा जाए तो छोटी छोटी और भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो आपको पढ़ना है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो जो आपका अभी करंट स्टेटस है, आपका क्लास 12th है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसी दो एंजाइम पे बस फोकस करना है। जो थोड़ी और एक्सेसरी एंजाइम्स वगैरह हैं उन पर आपको फोकस नहीं करना है। ठीक, अब देखो होता क्या है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है तो इस एंजाइम को सबस्ट्रेट चाहिए होगा। तो इस एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट क्या है, इसके लिए सबस्ट्रेट कोई और नहीं बल्कि डीएनए ही है। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक, ये जो हिस्सा है यही क्या है, इसका सबस्ट्रेट है। एंड जो ये सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर ये एंजाइम एक्ट करेगी, ये सबस्ट्रेट, क्योंकि आप देखो यहाँ क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है, तो इस रेप्लिकेशन के टाइम, डीएनए के रेप्लिकेशन के टाइम, एक तो ऐसी ऐसी एंजाइम्स यूज होंगी जिनकी कैसी हो, हाई डिग्री एक्यूरेसी हो। हाई डिग्री एक्यूरेसी का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि उनके काम में जरा सा भी गड़बड़ी ना हो। हाई डिग्री एक्यूरेसी, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, प्लस फास्ट होती है। फास्ट इन द सेंस जल्दी जल्दी करना भी, जैसे आपने इकोलाई में देखा 20 मिनट्स में उनका सेल डिवाइड हो रहा था, तो 20 मिनट से डीएनए को डिवाइड होना है। डीएनए का लेंथ कितना बड़ा होता है आपको पता है, तो इसलिए इनका काम कैसा हो, फास्ट काम हो, फास्ट के साथ साथ एक्यूरेटली काम हो। एक तो ये नेचर है एंजाइम का। दूसरा, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है तो यहाँ ये बहुत ज्यादा इसमें एनर्जी यूज होगी। एनर्जी एक्सपेंसिव है, ये प्रोसेस एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो अब सवाल उठता है कि इस प्रोसेस की एनर्जी कहाँ से आएगी, आप बोलोगे एटीपी से आनी चाहिए। एटीपी से ही समझ लो एक तरह का है, लेकिन एक्चुअल में ये जो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, यही एक्ट करता है एज अ एटीपी या एज अ एनर्जी डोनर या एनर्जी मॉलिक्यूल फॉर दिस डीएनए रेप्लिकेशन, क्योंकि इसके पास क्या है, टर्मिनली ट्राइफॉस्फेट ग्रुप मौजूद है। इसके इधर भी फॉस्फेट, आपको जब स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ाया था तो वहां मैंने बताया था स्ट्रक्चर बना के, तो आपको दिखा होगा, याद होगा, अगर नहीं याद होगा फिर से देख लेना स्ट्रक्चर को। वहां पर इधर भी फॉस्फेट था, इधर भी फॉस्फेट था, तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं ये मिलके क्या बना लेते हैं, एटीपी की तरह ही, मतलब क्योंकि एनर्जी रिच है ये, तो ये एटीपी की तरह एक्ट करते हैं और एनर्जी देते हैं, या जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, वो इस मॉलिक्यूल से मिल जाती है। या ये बोलो कि इस मॉलिक्यूल का जो ट्राइफॉस्फेट ग्रुप है उस ग्रुप से एनर्जी सारी मिल जाती है। ठीक है, पढ़ लिया। अब हम देखते हैं, एंजाइम पढ़ लिया, सबस्ट्रेट पढ़ लिया, एनर्जी कहाँ से मिलेगी ये पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कि जो एंजाइम्स होंगी वो कैसे एक्ट करेंगी एंड एक्चुअल में डीएनए के रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा कैसे।
देखो डीएनए कैसा है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, और डीएनए सुपर कॉइल्ड है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, और काफी लेंथ में है। अगर हम ह्यूमन की बात करें ना, तो हमारा जो डीएनए का लेंथ है वो कितना है, 2.2 मीटर लेंथ है हमारे डीएनए की, ठीक है। अब सोचो कितना बड़ा डीएनए, 2.2 मीटर का डीएनए जो कि सुपर हाईली कॉइल्ड है, उस पूरे डीएनए को पहले पूरा स्ट्रेट करना होगा। स्ट्रेट करने के बाद उसके दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करना होगा, तो इसके लिए बहुत एनर्जी लग जाती है, ठीक है। बहुत ज्यादा एनर्जी एक्सपेंसिव हो जाएगा, और उतनी एनर्जी या उतना एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस हमारी बॉडी या हमारी सेल अफोर्ड नहीं कर सकती। तो बाय नेचर उनमें ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से उसको पूरा खुलना नहीं पड़ता। तो वो क्या है, हर डीएनए में एक कोई ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। एक पॉइंट होता है या एक रीजन होता है डीएनए स्ट्रैंड में, डीएनए के हेलिकल स्ट्रक्चर में, जिस पर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, एंड इस रीजन को हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो वो यही वो पॉइंट है जहां पास रेप्लिकेशन होता है। तो होता क्या है, ये जो पॉइंट है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वहां पास इस तरह से कुछ होता है कि सिर्फ उसी पॉइंट पर ये जो डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो मैं यही बना दे रही हूँ, जैसे मान लो ये आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट था, तो अब यहीं से क्या होगा, इसी के पास आपका रेप्लिकेशन होगा, और यही आपके डीएनए आपस में, डीएनए के हेलिक्स क्या होंगे, खुल जाएंगे। खुल जाने का मतलब आप समझ रहे हो ना, कि हेलिकल्स अभी कैसे थे, आपस में अटैच्ड थे, और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो पॉइंट है, जैसे टाइम आया कि हाँ डीएनए को रेप्लिकेट होना है, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे दोनों हेलिक्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। एक नॉर्मल आप समझो कि आपने इस तरह से रोप ली हुई है, जो ऐसे आपने साथ साथ कर दी है, और उस रोप को आप बीच में से कहीं अलग करो, इसको कहीं से अलग करो, तो होता क्या है अल्टीमेटली, ऊपर का और नीचे का वो हिस्सा, वो ज्यादा और ज्यादा उनमें कॉइलिंग देखने को हो जाती है। ऐसा होता है ना, कि अगर आपने इस तरह से कोई रोप ली है, उसको इस तरह से हेलिकली आप अटैच करा लो उनमें, और बीच में कहीं से आप खोलने की कोशिश करो, तो जब आप खोलने की कोशिश करोगे तो उसका जो ऊपर का रीजन होगा वहां, और उसके नीचे के रीजन में, इन दोनों में क्या होगी, और ज्यादा कॉइलिंग हो जाएगी, और ये रीजन ओपन हो जाएगा। जब ये रीजन ओपन हो जाएगा, तो इसी रीजन पे स्टार्ट हो जाता है डीएनए का रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन कैसा, सेमी कंजर्वेटिव। पहला तो हमें पता चला कि भाई 2.2 मीटर का जो डीएनए लेंथ है वो पूरा नहीं खुलता है, डीएनए पूरा स्ट्रेच करके नहीं खुलता है, बल्कि क्या होता है, डीएनए में कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जो रेप्लिकेशन एक्टिव रीजन्स होते हैं, और वो जो रेप्लिकेशन एक्टिव रीजन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और वहीं पास ये दोनों हेलिक्स आपस में खुल जाते हैं। ठीक, पहली बात हमने ये पढ़ ली, ठीक है। अब जैसे ये रीजन यहाँ पास ये खुल गया, तो यहाँ पास अब क्या होगा, आपका जो एंजाइम है वो आकर एक्ट करेगा। कौन सी एंजाइम एक्ट करती है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो हम यहाँ सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज लिख रहे हैं। तो अब आपकी एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज जो है वो यहाँ आकर एक्ट करेगी, मगर इसके एक्शन में एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है भाई, ये एंजाइम पहला तो बहुत फास्ट है, दूसरी इसमें बहुत हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है, अपने काम को एकदम परफेक्ट तरीके से करना चाहती है। तीसरा इसका प्रॉब्लम ये है, ये डायरेक्शन स्पेसिफिक है। इस एंजाइम का डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मतलब ये एंजाइम जब भी 5 प्राइम से 3 प्राइम का स्ट्रैंड अगर बनाएगी तो वो स्ट्रैंड सही बनाएगी, बट अगर 3 प्राइम से 5 प्राइम का स्ट्रैंड बनाएगी तो वहां कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम होती है उसे देखते आइए। देखो हम लोग क्या करते हैं, हमने अपने डीएनए का ओपन कर लिया है और उसको हम ऐसे खोल लेते हैं। बहुत फेमस डायग्राम है ये, आपके बुक्स में भी बना है, जाहिर बात है। यहाँ पास ये मान लो आपका 3 प्राइम से 5 प्राइम या 5 प्राइम से 3 प्राइम का स्ट्रैंड है, तो ये आपका कैसा स्ट्रैंड होगा, 3 से 5 प्राइम का स्ट्रैंड होगा। और ये हमने कौन सा डायग्राम बनाया है, ये हमने यही वाला बनाया है कि अब ओपन हो गया है। एक्चुअल में होता क्या है ना, यहाँ पास आपको आपके लेवल पे रह के पढ़ना है। नहीं, इनिशियली क्या होता है, यहाँ एंजाइम आती है जो उनके हेलिक्स को खोलती है, उनके हाइड्रोजन बॉन्ड को खत्म करती है, हेलिक्स को खोलती है। फिर खोलने के बाद उस हेलिक्स में जो भी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप एक रस्सी को लिए रहोगे, उसको लगातार ट्विस्ट करके रखो, उसे जब छोड़ोगे तो उनमें वेव्स रहती हैं।
तो ये वेव्स खत्म करना होता है, उसे स्ट्रेट करना होता है, तो उसके लिए दूसरी एंजाइम आती है। तो वो दूसरी एंजाइम उसको क्या करती है, स्ट्रेट कर देती है। स्ट्रेट करने के बाद फिर आपकी ये वाली एंजाइम आती है, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए का पॉलीमराइजेशन हो जाता है। तो अब कैसे होगा, अब आपको क्लियर ये चीज हम लोगों ने पहले पढ़ ली, क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो 5 प्राइम से 3 प्राइम पे यहाँ से यहाँ एक नया स्ट्रैंड बनेगा, और वो कैसा स्ट्रैंड होगा, 3 से 5 होगा। अगर यहाँ पास जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा वो 3 से 5 बनेगा, और इस वाले पे जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो 5 से 3 बनेगा। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन इस वाले स्ट्रैंड पे लगाएंगे तो यहाँ तो सही है, यहाँ आपका नॉर्मल तरीके से रेप्लिकेशन हो जाएगा कुछ इस तरह से, ऐसे रेप्लिकेशन हो जाएगा 5 प्राइम से 3 प्राइम। ये करते हुए पूरा अपना चला जाएगा, और एक पूरा स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इसका बना लेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पास जब यही एंजाइम यहाँ एक्ट करेगी, क्योंकि वो डायरेक्शन स्पेसिफिक है, तो यहाँ पास वो कंटिन्यूअस नहीं कर पाती है, बल्कि फ्रैगमेंट्स बनाती है। यहाँ इन्होंने क्या किया, एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनाया, और यहाँ इन्होंने डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनाया। ये कैसा स्ट्रैंड है, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, और ये कैसा स्ट्रैंड है, ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, या फ्रैगमेंट स्ट्रैंड भी आप इसे बोल सकते हो। तो अब क्या हुआ, ये स्ट्रैंड, अब इसको इमेजिन करो, इन दोनों को अलग कर लेते हैं। ये वाला स्ट्रैंड देखो, ये तो सही हो गया, 5 से 3 था, और यहाँ इनका 5 से 3 ये बन गया, तो इनका तो नॉर्मल स्ट्रेट हो गया। अब क्या होगी, इनमें कॉइलिंग हो जाएगी, हेलिकल स्ट्रक्चर राइट हैंड फैशन में हेलिकल कॉइलिंग हो जाएगी, उसके लिए दूसरा एंजाइम आ जाएगा। ठीक है, इनमें क्या प्रॉब्लम आ गई, इनमें ये हो गया कि ये आपका 3 से 5 था, और ये आपका इस तरह से 5 से 3 बना, फ्रैगमेंट्स बना। तो इन फ्रैगमेंट्स को होगा जोड़ना, क्योंकि इनको जोड़ना पड़ेगा, जब ये आपस में जुड़ जाएंगे तभी वो हेलिक्स बना पाएंगे। तो इनके लाइगेशन के लिए, इनके एडिशन के लिए यूज होता है डीएनए लाइगेस। यहाँ क्या यूज हो जाएगा, डीएनए ligase, and DNA ही ligase along with some other enzymes and coenzymes वो क्या करते हैं, इन DNA की हेलिकल कॉइलिंग भी करवा देते हैं। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी एंड डीएनए लाइगेस रहेगा, उसके साथ साथ कुछ और भी एक्सेसरी एंजाइम्स यूज होती है जो आपके स्कोप की नहीं है, जो आपके लेवल का नहीं है, तो इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं हम आपको। आपको सिर्फ ये देखना है कि हमें दो एंजाइम्स का फंक्शन देखना था, एक डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, और दूसरा डीएनए लाइगेस, तो वो हमने देख लिया। अच्छा, ये जो फ्रैगमेंट्स है इनको आप डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी बोल सकते हो, और इन फ्रैगमेंट्स को ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स भी बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये कोई साइंटिस्ट थे, जापानीज थे आई गेस, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट का नाम पड़ गया था इन फ्रैगमेंट्स का। ठीक, हमने ये देख लिया कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, एक स्ट्रैंड पे तो कंटिन्यूअस होता है, दूसरे स्ट्रैंड पे कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, इसका सबस्ट्रेट कहाँ से आता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। तो डीएनए रेप्लिकेशन वैसे तो बहुत वास्ट है एंड कॉम्प्लिकेटेड भी बहुत है, बट हमें बस सिर्फ क्या करना है, जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना था, और वो हमने पढ़ भी लिया, बस इतना ही है आपके सिलेबस में, आपके क्लास पे। तो बस हमने देख लिया कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है। तो हमारा जो ये टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है, एंड आई होप कि हमने पूरा आपको बता दिया है, आपके सिलेबस से कुछ छूटा वूटा नहीं है, सारी चीजें हमने बता दी है। बट मे भी शायद कुछ एक आध पॉइंट आपको ऐसा लगे, तो अगर कोई डाउट रहेगा तो यू आर फ्री टू आस्क अस, आप कमेंट सेक्शन में फौरन से पूछ सकते हैं। एंड बस आप हमारे साथ जुड़े रहें, एंड सारी आने वाली वीडियोस को इसी तरह से देखते रहें, सपोर्ट करते रहें। थैंक यू गाइस।